नमस्ते। आज हमारे सामने खबरों, रिपोर्ट्स और आंकड़ों का आप कह सकते हैं एक पूरा जंजाल है। बिल्कुल। और हमारा काम है इसमें से वो बातें निकालना जो सच में मायने रखती हैं, अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यावरण तक। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर विधानसभा तक। हाँ, इन सभी स्रोतों से हम वो मोती चुनेंगे जो भारत की आज की तस्वीर को समझने में मदद करें। तो चलिए इस मंथन को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जो सुनने में बहुत ही शानदार लगती है। हाँ। बताया जा रहा है कि नवंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर गिरकर सिर्फ 0.7% पर आ गई है। ये अब तक की दूसरी सबसे कम दर है। जी। मतलब अब तो सब कुछ सस्ता हो जाना चाहिए, है ना? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यहीं पर ना आंकड़ों का एक बड़ा मजेदार खेल शुरू होता है। अच्छा। उसे बेस इफेक्ट कहते हैं। सोचिए, पिछले साल अगर किसी चीज का दाम 100 से बढ़कर 150 रुपए हो गया तो 50% की बढ़ोतरी। हाँ, भारी बढ़ोतरी। अब इस साल अगर वो 150 से बढ़कर 160 होता है तो बढ़ोतरी सिर्फ 6-7% दिखेगी, जबकि असल में तो दाम बढ़ ही रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि हम आज की बढ़ोतरी की तुलना एक बहुत ऊंचे पहाड़ से कर रहे हैं, इसलिए ये छोटी लग रही है। हाँ, आपने एकदम सही समझा। नवंबर 2024 में महंगाई दर 5.5% जितनी ऊंची थी। काफी ऊंची थी। हाँ, तो उस ऊंचे आधार की वजह से आज की ये 0.7% की दर असलियत से ज्यादा अच्छी दिख रही है। ये एक तरह का सांख्यिकीय भ्रम है जो जुलाई 2026 तक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये तो आंकड़ों का मायाजाल है। मतलब खबर अच्छी है पर उतनी भी नहीं जितनी सतह पर दिख रही है। और इसमें क्या कोई और भी पेच है? एक बहुत बड़ा पेच है। हमारे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी जिस टोकरी के आधार पर महंगाई नापी जाती है, सीपीआई जिसे कहते हैं। हाँ, सीपीआई, उसमें लगभग 46% हिस्सा सिर्फ खाद्य और पेय पदार्थों का है। लगभग आधा। जी। और नवंबर 2025 में हुआ ये कि खाने पीने की चीजों के दाम 2.8% घट गए। इसी एक चीज ने पूरी महंगाई दर को नीचे खींच लिया। अरे वाह! तो मतलब हम जो महंगाई का इतना हल्ला सुनते हैं वो असल में सब्जी रोटी का हल्ला है। ऐसा लगता है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर खाने पीने के बाजार में लगा हुआ है। ये एक हकीकत है और इसी वजह से सरकार 2026-27 में एक नया सीपीआई सीरीज लाने की तैयारी कर रही है। अच्छा। इसमें आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 किया जाएगा और इस टोकरी में चीजों का वजन भी बदला जाएगा, ताकि वो आज के खर्च को दर्शाए। बिल्कुल, ताकि वो आज के भारतीय परिवार के असली खर्च को दर्शाए। आज लोग खाने से ज्यादा शायद फोन के रिचार्ज, शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। समझ गया। तो इसी कम महंगाई दर को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों में कटौती कर दी। जी, 25 बेसिस पॉइंट्स की। लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि अब आरबीआई को रुक जाना चाहिए। पर क्यों? अगर महंगाई कम है तो ब्याज दरें और कम क्यों नहीं करनी चाहिए? इससे तो लोगों को सस्ता लोन मिलेगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन इसके पीछे आप देखिए 3 ठोस कारण बताए गए हैं। पहला, आरबीआई इस साल पहले ही 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर चुका है। अच्छा, काफी कटौती हो चुकी है। हाँ, तो अब उसे रुक कर ये देखने की जरूरत है कि इन कटौतियों का जमीन पर, यानी मांग और निवेश पर क्या असर पड़ रहा है। गाड़ी को लगातार स्पीड देना ही जरूरी नहीं, कभी कभी रुककर देखना भी पड़ता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, एक ब्रेक लेकर असर का आकलन करना। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है राजकोषीय नीति। फरवरी 2026 में देश का बजट आ जाएगा। सही। बजट में सरकार की खर्च करने और टैक्स लगाने की योजना होती है। तो मौद्रिक नीति में कोई और बड़ा बदलाव करने से पहले ये देख लेना समझदारी होगी कि सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जा रही हैं, यानी मौद्रिक और राजकोषीय नीति में तालमेल बिठाना। बिल्कुल। और तीसरा कारण वही नई सीपीआई सीरीज है जिसकी हमने बात की। जब महंगाई को नापने का पैमाना ही बदलने वाला है, हाँ, तो एमपीसी के लिए ये बेहतर होगा कि वो नए पैमाने के आने का इंतजार करे, उसे समझे और फिर कोई फैसला ले। पुराने नक्शे के आधार पर नई दुनिया में रास्ता खोजना खतरनाक हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में भी एक अदृश्य कहानी छिपी है। हमेशा होती है। और ये अदृश्य होने की बात मुझे पर्यावरण वाले लेख की याद दिलाती है। सरकार ने संसद में बताया है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की आग की घटनाओं में 2022 की तुलना में 90% की भारी कमी आई है। 90%? 90%। ये सुनने में तो किसी क्रांति जैसा लगता है।
कागज पर तो ये क्रांति ही है, लेकिन यहीं पर हमारे स्रोत एक सवाल उठाते हैं, क्या हम सही चीज माप रहे हैं? अच्छा। सरकार का ये आंकड़ा आग की घटनाओं को गिन रहा है, यानी सैटेलाइट ने कितनी बार आग लगते हुए देखी। ये आंकड़ा उन पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से आता है जो दिन में 1-2 बारी उस इलाके के ऊपर से गुजरते हैं। तो इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि एक स्वतंत्र शोध में जब दूसरे सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके ये नापा गया कि कितना इलाका जला, यानी बर्न्ट एरिया, हाँ, जला हुआ क्षेत्र, तो कमी सिर्फ 30% की निकली। ओह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। 90% और 30%। मतलब हो सकता है कि किसान अब 10 छोटी-छोटी आग लगाने की जगह एक ही बड़ी आग लगा रहा हो। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी। तो घटना एक गिनी जाएगी, पर प्रदूषण और जमीन का नुकसान शायद उतना ही हो रहा हो। सही बात है। और उससे भी मजेदार बात यह है कि किसानों ने सैटेलाइट का टाइमिंग भी पता कर लिया है। क्या बात कर रही हैं? हाँ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो लगातार एक ही जगह पर नजर रखते हैं, उनके डेटा से पता चला कि अब किसान शाम के समय पराली जलाते हैं जब वो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ऊपर नहीं होता। ये तो एक तरह की चोर पुलिस की दौड़ बन गई है। बिल्कुल। मतलब हम सिर्फ घटनाओं को गिनकर खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि असली समस्या शायद उतनी कम हुई ही नहीं। शायद नहीं, पराली का धुआं तो फिर भी दिखता है। लेकिन हमारे स्रोतों में एक और अदृश्य दुश्मन का जिक्र है, मीथेन। हम सब हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ये मीथेन कितनी बड़ी बला है? ये CO2 से कहीं ज्यादा खतरनाक है, कम से कम छोटी अवधि में। 20 साल की अवधि में मीथेन गर्मी को रोकने में CO2 से 84 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 84 गुना? जी। और इसके एक बहुत बड़ा स्रोत है हमारे शहरों के बाहर कूड़े के पहाड़, यानी लैंडफिल। और यहाँ भी क्या वही अदृश्य वाली कहानी है? कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। नए सैटेलाइट से जो डेटा मिल रहा है, उससे पता चल रहा है कि हम मीथेन उत्सर्जन को बहुत ही कम आंक रहे थे। अच्छा। हमारे अनुमान और असल उत्सर्जन में जमीन आसमान का फर्क है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, स्रोत बताते हैं कि मुंबई के कांजूरमार्ग लैंडफिल से होने वाला मीथेन उत्सर्जन मॉडल आधारित अनुमानों से लगभग 10 गुना ज्यादा पाया गया। 10 गुना? 10 गुना। इसी तरह दिल्ली के गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल का कुल उत्सर्जन पूरी दिल्ली के कचरा क्षेत्र के लिए बनाए गए सैद्धांतिक अनुमान के लगभग बराबर है। मतलब सिर्फ 2 लैंडफिल उतना प्रदूषण कर रहे हैं जितना हम पूरे शहर से उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल। ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? सिर्फ ऊपर से सैटेलाइट से नजर रखना तो काफी नहीं होगा? काफी नहीं है। समाधान एक फीडबैक लूप बनाने में है। सैटेलाइट हॉटस्पॉट का पता लगाए, फिर जमीनी टीमें वहां जाकर जांच करें कि समस्या क्या है। जैसे क्या गैस कलेक्शन सिस्टम फेल हो गया है? हाँ। या कोई अवैध रूप से कचरा फेंक रहा है? हाँ। और फिर उस पर कार्रवाई हो। इसके लिए शहरी नगर निकायों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के बीच एक मजबूत डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल बनाना होगा। तो ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा शासन प्रणाली की चुनौती है। ये एक क्लासिक गवर्नेंस की चुनौती है। अलग अलग विभागों में तालमेल की कमी। क्या कोई सकारात्मक उदाहरण भी है? बिल्कुल। इंदौर का गोबर धन योजना के तहत कचरे से बायो CNG बनाने का प्लांट एक बेहतरीन मॉडल है। ये दिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कचरे को समस्या से समाधान में बदला जा सकता है। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी हमें नई चुनौतियां दिखा रही है और कैसे शासन प्रणाली को उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। जी। अब देखते हैं कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट इन नई चुनौतियों से कैसे निपट रही है। एक बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हाँ, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक माना जाने वाला सुप्रीम कोर्ट खुद ऑनलाइन कंटेंट के लिए और कड़े नियम बनाने का सुझाव दे रहा है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये सिर्फ अजीब नहीं बल्कि चिंताजनक भी है, ऐसा हमारे स्रोत तर्क देते हैं। मामला रणवीर अल्लाबादिया बनाम भारत संघ केस से जुड़ा है। अच्छा। कोर्ट ने इस केस का दायरा बढ़ाकर इसमें ऑनलाइन कंटेंट को कैसे रेगुलेट किया जाए, इस बड़े सवाल को भी शामिल कर लिया है। इस पर 3 बड़ी चिंताएं जताई गई हैं। पहली क्या है? पहली और सबसे बुनियादी चिंता शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को लेकर है। देखिए, संविधान में हर किसी का काम बटा हुआ है। विधायिका यानी संसद का काम है कानून बनाना और न्यायपालिका का काम है उन कानूनों की व्याख्या करना। बिल्कुल। और ये देखना कि वो संविधान के दायरे में हैं या नहीं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोर्ट खुद कलम उठाकर कानून लिखने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी चिंता ये है कि कोर्ट अपने ही पुराने फैसलों के खिलाफ जाता दिख रहा है। सहारा इंडिया 2012 और कौशल किशोर 2023 जैसे मामलों में कोर्ट ने साफ कहा था कि मीडिया पर पूर्व सेंसरशिप नहीं हो सकती। हाँ,
प्री सेंसरशिप नहीं लगाई जा सकती और अनुच्छेद 19(2) में बोलने की आज़ादी पर जो प्रतिबंध दिए गए हैं उनके अलावा कोई नया प्रतिबंध नहीं बनाया जा सकता। तो ये एक तरह का विरोधाभास हुआ। जी, अब कोर्ट का नया रुख इस स्थापित सिद्धांत पर सवाल खड़े करता है। और तीसरी चिंता क्या है? तीसरी चिंता ये है कि ये सुझाव भारत को दुनिया के नक्शे पर कहाँ खड़ा करता है। देखिए, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे लोकतंत्रों में जोर इस बात पर होता है कि गलत कंटेंट को जल्द से जल्द हटाया जाए, जबकि चीन और रूस जैसे देशों में कठोर कानून और पहले से ही सेंसरशिप का इस्तेमाल होता है। कोर्ट का ये सुझाव हमें किस रास्ते पर ले जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। संस्थाओं की बात चली रही है तो एक और दिलचस्प मामला महाराष्ट्र विधानसभा से है। जी, जहां राज्य के इतिहास में एक बहुत ही जरूरी पद पहली बार खाली रह गया। शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में कोई विपक्ष का नेता ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये एक अभूतपूर्व स्थिति है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, एलओपी की नियुक्ति के लिए 10% सीटों की जो जरूरत बताई जाती है वो एक संसदीय परंपरा है, कोई पत्थर की लकीर वाला नियम नहीं। नहीं। महाराष्ट्र का अपना एलओपी एक्ट 1978 तो बस इतना कहता है कि स्पीकर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को मान्यता देगा। लेकिन ऐसा तो पहले भी हुआ होगा, जब किसी एक पार्टी के पास 10% सीटें ना हो, तब क्या हुआ था? बिल्कुल, ऐसा 1962, 1967 और 1972 में हो चुका है। तब किसी एक विपक्षी दल के पास 10% सीटें नहीं थी। तो कई विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और उनके नेता को स्पीकर ने एलओपी का दर्जा दिया। लोकतंत्र में रास्ता निकाला गया था। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये क्या दिखाता है? ये दो चीजें दिखाता है। एक, ये स्पीकर के विवेक पर सवाल उठाता है, और दूसरा, ये विपक्ष की अपनी एकजुटता की कमी को भी उजागर करता है। और ये सिर्फ एक पद के खाली रहने की बात नहीं है। एक मजबूत विपक्ष किसी भी लोकतंत्र की सेहत के लिए उतना ही जरूरी है जितनी एक मजबूत सरकार। सही बात है। एलओपी सिर्फ सरकार की आलोचना नहीं करता, बल्कि वो एक वैकल्पिक सरकार का चेहरा होता है जो लोक लेखा समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों का अध्यक्ष होता है। और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करे। बिल्कुल। उसका न होना लोकतंत्र के चेक और बैलेंस को कमजोर करता है। हमने देश के अंदर की संस्थाओं और आंकड़ों की बात की। अब जरा बाहर देखते हैं कि दुनिया में भारत की जगह कैसे बन रही है। और क्या यहाँ भी कोई ऐसी कहानी है जो पहली नजर में नहीं दिखती? हमारे स्रोतों में भारत इथियोपिया संबंधों पर एक दिलचस्प लेख है। ज्यादातर लोग शायद इथियोपिया के बारे में बहुत नहीं जानते होंगे। ये रिश्ता हमारे लिए इतना अहम क्यों है? इथियोपिया को अफ्रीका का राजनीतिक केंद्र कहा जा सकता है। वो अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी वहीं है। जी, और पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र की स्थिरता के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। और भारत के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं? हमारे रिश्ते बहुत गहरे और ऐतिहासिक हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि दशकों तक भारतीय शिक्षकों ने वहाँ की शिक्षा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। अच्छा, भारतीय शिक्षकों ने? हाँ, हजारों भारतीय शिक्षक वहाँ पढ़ाने गए थे। ये सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि ज्ञान और सम्मान का रिश्ता है। हाल के वर्षों में 2006 के बाद से भारत ने वहाँ $4 अरब से ज्यादा का निवेश किया है, और रक्षा क्षेत्र में भी हमारा सहयोग बहुत पुराना है। तो अब इस रिश्ते में नया क्या हो रहा है? सबसे बड़ी नई बात है इथियोपिया का ब्रिक्स का सदस्य बनना। हाँ, ये तो एक बड़ा डेवलपमेंट है। इससे इस साझेदारी को एक नई वैश्विक ऊर्जा मिली है। अब सहयोग की अपार संभावनाएं खुल गई हैं, खनन में, खासकर सोना और दुर्लभ खनिजों में, जिनकी आज की टेक्नोलॉजी में बहुत मांग है। बिल्कुल, दवा निर्माण में और रक्षा निर्यात में। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के बीच जो मुलाकात हुई, उसने इस रिश्ते को और गति दी है। तो आज और अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमने मीथेन उत्सर्जन की बात की, जहां हाईटेक सैटेलाइट्स हमें ऊपर से समस्या दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे स्रोतों में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव आधारित क्लाइमेट मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जिक्र था, जो हमें नीचे से यानी जमीनी स्तर से तस्वीर दिखा रहा है। टॉप डाउन बनाम बॉटम अप। ठीक वहीं। तो सोचिए, अगर जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या का समाधान सिर्फ महंगे सैटेलाइट्स में नहीं, बल्कि हर गांव को, हर समुदाय को एक क्लाइमेट डेटा हब बनाने में छिपा हो तो अच्छा, क्या होगा अगर हम सैटेलाइट से मिले बड़े डेटा को गांव के किसान के जमीनी ज्ञान से जोड़ दें? अगर ऊपर की नज़र और जमीन की हकीकत को एक साथ मिला दिया जाए,
तो हम किन नई सच्चाइयों को उजागर कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ जलवायु परिवर्तन से लड़ने में ही नहीं, बल्कि शासन के एक बिल्कुल नए, ज्यादा लोकतांत्रिक मॉडल की ओर ले जा सकता है।